गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज से हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस शुरू करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस में भी सेकेंड ईयर की तरह ही 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट है प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, बायोस्टैटिक्स एंड पैलिनोलॉजी। पेपर सेकेंड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। और पेपर थर्ड है एनवायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो बीएससी थर्ड ईयर में आपके ये 3 पेपर हैं और हर एक पेपर में 4 यूनिट हैं और उन सब यूनिट को डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे। आई माई सेल्फ डॉक्टर महीप कुमार, और मैं आपको पेपर सेकेंड पढ़ाऊँगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें भी हम लोग यूनिट फर्स्ट को आज स्टडी करेंगे। सो पेपर सेकेंड में जो पहला यूनिट है वो है आपका न्यूक्लिक एसिड एज जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कोडॉन असाइनमेंट एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड इट्स रेगुलेशन। तो ये यूनिट फर्स्ट में है। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड एज जेनेटिक मटेरियल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप वीडियो को बीच बीच में रोक कर नोट भी कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ए न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड इज़ ए बायोपॉलीमर। इट इज़ ए बायोपॉलीमर और इट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। Made up of the nucleotide. Nucleotide is the structural unit of this polynucleotide. This is made up of the 3 things. This nucleotides made up of the pentose sugar, phosphate group, and third component is the nitrogenous base. तो इस न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोस शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। इन 3 कंपोनेंट से न्यूक्लियोटाइड बनता है और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से फिर हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, जिसको कि हम लोग पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड एक तरह का बायोमॉलिक्यूल ही है। 4 तरह के बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड।
और उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी के रूप में यूटिलाइज होता है। लिपिड एक स्टोरिंग मटेरियल का काम करता है। प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लिक प्रोटीन के जरिए होता है। न्यूक्लिक एसिड हेरिडेटरी मटेरियल के तरह काम आता है, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करता है। दे कोड द कैरेक्टर्स, ठीक है। ये टर्म्स कैरेक्टर याद रखिएगा। कैरेक्टर टर्म हमने मेंडलिज्म में पढ़ा था कि उन्होंने कैरेक्टर टर्म यूज़ किया था कि किसी भी प्लांट के कैरेक्टर व्हाट डज मीन बाय कैरेक्टर। सो इन बायोलॉजिकल सेंस कैरेक्टर किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल अपीयरेंस को कहते हैं, और ये जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल अपीयरेंस है सब के सब प्रोटीन से कोडेड होते हैं। प्रोटीन ही उन्हें कोड करता है और वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत समय तक ये भी एक वो रहा कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उस समय तक ये रहा प्रोटीन ही है आपका जेनेटिक मटेरियल। लेकिन बाद के रिसर्च में ये बताया गया कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ द डीएनए या फिर आरएनए, इनसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड एक फॉस्फेट रिच मॉलिक्यूल है, और इसमें आपके ये कंपोनेंट पाए जाते हैं। हाँ, पेंटोस शुगर अगर राइबोस है तो वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और डीऑक्सीराइबोस है तो वो डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। डीएनए और आरएनए दोनों को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटल इसके हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं इसके बाद, कि कैसे डिस्कवरी हुई न्यूक्लिक एसिड को, किसने डिस्कवर किया था और किस तरह से इसके आगे फंक्शन होते रहे। सो इट वाज फ्रेडरिक माइजर इन 1869 who discovered the nucleic acid from the pus cell. And termed is as nuclein. इन्होंने न्यूक्लियन टर्म यूज़ किया था, हालांकि न्यूक्लियन टर्म बाद में अल्टमान और कॉसेल की मदद से भी ये न्यूक्लियन टर्म दिया गया। 1880 तक आपके अल्टमान एंड वन मोर साइंटिस्ट कॉसेल, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड पे काफ़ी रिसर्च किया। कॉसेल ने इनके कंपोनेंट के बारे में स्टडी की। है कि इसके नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में स्टडी की। अल्टमान ने प्रोटीन के बारे में स्टडी की और इसको प्रोटामीन्स टर्म दिया। इन्होंने अल्टमान और कॉसेल ने ही न्यूक्लिय और बाद में न्यूक्लिक एसिड टर्मिनोलॉजी यूज़ किया। कहीं कहीं रेफरेंसेस में आप देखेंगे कि अल्टमान ने ही न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया, न्यूक्लियर टर्म फ्रेडरिक माइजर ने दिया, लेकिन ये इन तीनों ने मिलकर उसको टर्मिनोलॉजी दिया था। फिर 1909-11 इन्होंने ईस्ट और थाइमस ग्लैंड इसके न्यूक्लिक एसिड पर रिसर्च किया था। ईस्ट से निकलने वाले जो न्यूक्लिक एसिड थे उसको उन्होंने आरएनए कहा, और थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले जो भी न्यूक्लिक एसिड थे उन्होंने इसको डीएनए कहा। इसके बाद और भी डिस्कवरी होते गए। 1940s में 1924 में in 1924 फ्यूल चैंग and one more other scientist, they introduced the staining reagent
standing for DNA. Later on in 1927 and in coming more year 1927 के बाद काफ़ी इस पर रिसर्च होते गए। 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया, 1931 में डॉसन का एक्सपेरिमेंट था, 1944 में एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट और 1952 में हर्शेस चेस का एक्सपेरिमेंट। इसके बाद डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी की जाती रही, तो वो सब भी हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे अब हम लोग कुछ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि ये प्रूव होता है कि न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए, शुरू में मैंने बताया था कि प्रोटीन को भी एज जेनेटिक मटेरियल माना गया है और इस बात पे काफ़ी समय तक चर्चाएं होती रही कि भाई विच कंपाउंड इज़ द न्यूक्लिक एसिड, विच कंपाउंड इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो वहाँ पे प्रोटीन भी आ रहा था और न्यूक्लिक एसिड भी आ रहा था। इन दोनों बात को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट। In 1928, transformation experiment. ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। ठीक है, यूजिंग द डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर डिप्लोकोकस, दोनों नाम सही है, इस बैक्टीरिया का यूटिलाइजेशन किया था। इस बैक्टीरिया में 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं, 2 से ज़्यादा भी पाए जाते हैं। उन्होंने 2 स्ट्रेन को सेलेक्ट किया। R स्ट्रेन, उसको टर्म R सेकेंड कहा, R1, R2, R3 स्ट्रेन पाए जाते हैं, तो R सेकेंड को सेलेक्ट किया। और दूसरा स्ट्रेन S3 को, इसमें भी S1, S2, S3 पाए जाते हैं। तो ये दोनों स्ट्रेन को उन्होंने सेलेक्ट किया। ठीक, R1, R सेकेंड जो है ये नॉन वायरोलेंट है और S3 आपका वायरोलेंट स्ट्रेन रहा। So it is the pathogenic bacteria and this strain is the non-pathogenic. So he introduced these 2 bacteria in a mice and observed the result. Here we can see the diagram, and according to the diagram you can easily understand. Strain, injection in mice, result and recovery. Recovery is also important thing. So in first experiment he inject R second live R second strain. अब R सेकेंड एक नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरोलेंट स्ट्रेन है, उसको माइस में इंजेक्ट करने पर, ठीक है, माइस लाइव जिंदा रहेगा और कोई भी रिकवरी नहीं मिलेगी, नो रिकवरी। क्योंकि अगर कोई पैथोजन किसी भी ऑर्गेनिज्म में अंदर आता है, इंसर्ट होता है और ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव कर गया, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को किल कर दिया, तो जिससे उसके बॉडी से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन नहीं मिलेगा। तो इस केस में लाइव R सेकेंड जो कि नॉन पैथोजेनिक है, उसमें माइस जिंदा रहेगा, तो उसमें कोई भी रिकवरी नहीं होगी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में S3 ये भी लाइव कंडीशन,
लाइव एज थर्ड स्ट्रेन को इंजेक्ट करने पर माइस में माइस मर जाता है, ठीक है, देयर इज डेथ ऑफ द माइस, क्योंकि ये पैथोजेनिक है। ये जैसे इंजेक्ट कराएंगे माइस में, चूहा जो है वो मर जाएगा, और मरने के बाद तो रिकवरी होगी, तो देयर इज एज थर्ड रिकवरी। ठीक, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस एस थर्ड स्ट्रेन को हिट किल कर दिया, हिट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन। ठीक, हिट किल्ड करने पर एस थर्ड स्ट्रेन ये तो मर ही गया अपने से ही, ठीक है। और किसी भी किल्ड स्ट्रेन को अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हम लोग इंसर्ट कराते हैं तो उस पर कोई असर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में माइस जो है वो जिंदा रहा, ठीक, और जिंदा रहने पर रिकवरी नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चौथे एक्सपेरिमेंट में इन दोनों को उन्होंने मिला दिया, लाइव R सेकेंड एंड हिट किल्ड एज थर्ड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लाइव R सेकेंड ये भी नॉन वायलेंट है और हिट किल्ड एज थर्ड ये भी नॉन वायलेंट हो जाता है मरने के बाद, तो दोनों नॉन वायलेंट है, बोथ आर द नॉन वायलेंट। इस मिक्सचर को माइस में इंजेक्ट कराया गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों नॉन लिविंग है, दोनों नॉन वायलेंट है, तो माइस को तो जिंदा रहना चाहिए, लेकिन माइस यहाँ पे मर जाता है। देयर इज द डेथ ऑफ माइस आफ्टर इंजेक्टिंग दिस मिक्सचर, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर इज द रिकवरी ऑफ एस थर्ड टाइप रिकवरी। देखिए यहाँ पे एस थर्ड हिट किल्ड होने के बाद कोई भी रिकवरी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर हिट किल्ड एस थर्ड होने के बावजूद भी रिकवरी हुई। ठीक, रिकवरी क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे माइस डेथ कर जा रहा है। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये कहा कि बैक्टीरिया जो कि R सेकेंड टाइप का था उसमें कुछ बदलाव हो गए और वो एस थर्ड टाइप के हो गए, तो देयर इज समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन। So, by this experiment, Griffith concluded, उन्होंने कंक्लूड किया कि R सेकेंड टाइप के जो है, R सेकेंड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म इनटू एस थर्ड टाइप। ड्यू टू सम सबस्टेंस, कुछ सबस्टेंस के कारण ये R सेकेंड चेंज कर दे, लेकिन बहुत कंफर्म नहीं हो पाए। इनका ये एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के रूप में जाना जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इनके एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने के लिए अनदर एक्सपेरिमेंट कराया गया in 1931 by Sia and Dawson। सिया एंड डॉसन का एक्सपेरिमेंट कराया गया। उन्होंने माइस को यूज़ नहीं किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो जिससे ये पता लग गया कि भाई माइस का कोई रोल नहीं है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में थोड़े से कन्फ्यूजन था कि इट में भी प्रोटीन, इट में भी माइस, इट में भी अनदर सबस्टेंस विच कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट से ये पता हो गया कि माइस का कोई रोल नहीं है, ये बैक्टीरिया में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये कंफर्म हो गया और ये बेस बना आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। उन्होंने R सेकेंड को ग्रो कराया और उसको ऑब्ज़र्व किया प्लेट में, अगर की प्लेट है वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया
यहाँ पे उन्होंने देखा कि R सेकेंड टाइप के हैं। ठीक, दूसरे एक्सपेरिमेंट में एज थर्ड टाइप को हिट किल कर दिया और इसको कल्चर कराया। कल्चर कराने पर क्या होगा, क्या ये ग्रो करेगा? हिट किल एज थर्ड टाइप नहीं ना, क्योंकि ये हिट किल हो गया है। तो जब ये हिट किल मर ही गया है तो वो क्यों उस पर ग्रो करेगा? तो यहाँ पे कोई भी कॉलोनी नहीं मिली, नो कॉलोनी। ठीक, ये दोनों हो गया। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, ये दोनों को हम मिटा देते हैं। अब उन्होंने हिट किल्ड तो R एस थर्ड को हिट किल्ड स्ट्रेंथ लिया और उसको R के साथ स्ट्रेंथ के साथ मिक्स करके कल्चर किया। कल्चर करने पर उन्हें जो ऑब्जर्वेशन मिला वो कन्फर्मेशन था। यहाँ पे उन्हें दोनों तरह के कॉलोनी मिला। ठीक, यानी उन्हें R सेकेंड कॉलोनी भी मिला और S थर्ड की भी कॉलोनी मिली। ठीक, जबकि होना तो ये चाहिए कि S थर्ड की कॉलोनी नहीं बननी चाहिए। अभी पहले हमने देखा S थर्ड हिट किल करने के बाद S थर्ड की कोई कॉलोनी बनती है, वो तो मर जाता है, प्लेट पे आएगा ही नहीं। लेकिन अगर उसको मिक्स कर दिया जाए R सेकेंड के साथ तो वो भी कॉलोनी बनाने लगता है। ये ऐसा नहीं है कि ये मर के जिंदा हुआ है। ठीक, इसके कुछ सबस्टेंस ऐसे हैं, कोई सबस्टेंस जो कि R सेकेंड स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दे रहा है। आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है S और R स्ट्रेन में। डिफरेंस होता है पॉलीसेकेराइड में। ये बाद में इस एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं। सो दो एक्सपेरिमेंट हुए, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड सिया एंड डॉसन का एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि बैक्टीरिया में ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सिया एंड डॉसन के एक्सपेरिमेंट एक बेस का काम किए 1944 में एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट थर्ड, ओ एवरी C मैक्लॉयड and M मैककार्टी 1944 एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर 1944 में एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि प्रूव हो गया कि इट इज़ द DNA विच कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ लेते हैं, ये क्या उन्होंने किया था। उन्होंने भी डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के स्ट्रेन को लिया और एस थर्ड स्ट्रेन के DNA को एक्सट्रैक्ट कर लिया। DNA और प्रोटीन दोनों को अलग कर लिया। यहाँ पे देखिए, एस थर्ड स्ट्रेन वाज टेकन एंड उसके प्रोटीन और DNA इन दोनों को अलग कर लिया। अलग करने के बाद उसे R सेल के साथ ग्रो कराया गया। एस थर्ड स्ट्रेन के प्रोटीन को R सेकेंड के कल्चर में और उसके DNA को भी R सेकेंड के कल्चर में डाला गया। ठीक, प्रोटीन जो प्रोटीन एस थर्ड स्ट्रेन का प्रोटीन R सेकेंड के कल्चर में डाला गया था उस पर कोई चेंजेस नहीं आया। इनको प्लेट में देखने पर हम लोग अगर की प्लेट होती है उस पर ऑब्ज़र्व करेंगे
तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं, केवल R सेकेंड रहेगा ओनली जो भी कॉलोनी डेवलप होगा। और DNA के डालने पर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे प्लेट पे R सेकेंड के अलावा S3 की भी कॉलोनी ग्रो कर रही है। ठीक, एकदम आसान है ये, इसको समझना। DNA के डालने के बाद ही R सेकेंड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ रहे, तो उन्होंने इसके प्रोटीन और DNA को ट्रीट किया विद एंजाइम फॉर कंफर्मेशन। एंजाइम उन्होंने प्रोटीएज, DNAs एंड RNAs को लिया और उसको क्रमशः प्रोटीन और DNA में, प्रोटीएज को प्रोटीन और DNA में, DNA को प्रोटीन और DNA में और RNA को प्रोटीन और DNA में ट्रीट करके तब जाके R सेकेंड के कल्चर में डाला। प्रोटीएज के डालने पर इसके प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीएज प्रोटीन को डिसरप्ट करता है, लाइज करता है। प्रोटीन नष्ट हो गए तो प्रोटीन के डालने पर वैसे भी R सेकेंड के कल्चर में कोई भी बदलाव नहीं था, अभी भी कोई बदलाव नहीं आएगा। DNA में प्रोटीएज डालने पर DNA पे कोई असर नहीं होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ध्यान समझिएगा, प्रोटीएज डालने पर DNA पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीएज प्रोटीन को डिसरप्ट करता है, डिस्क्रेट करता है, लेकिन DNA पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो DNA में डालने के बावजूद भी इस पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। RNAs के डालने पर भी दोनों कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोटीएज तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं डालता है, उस पर कुछ असर नहीं होगा। DNAs में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस केस में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और DNAs को डालने पर DNA डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, तो इसको डालने पर DNA डिसइंटीग्रेट कर जाता है, यानी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसको इस तरह समझिए कि किसी चीज़ की कमी ही बताती है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। अगर हम लोग के पास कुछ ऐसा चीज़ नहीं, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देने गए और परीक्षा में हम लोग अपना पेन ही भूल गए, तो हमें लगता है कि भाई बिना पेन के परीक्षा कैसे देंगे। तो वही है, DNAs डालने पर DNA ख़त्म हो गया, और DNA ख़त्म होने पर R कल्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। देयर इज़ नो ट्रांसफॉर्मेशन। R सेकेंड के ही कॉलोनी केवल मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इन 1952 बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट जो किया गया, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो द थर्ड एक्सपेरिमेंट वाज ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। So this experiment was conducted by Hershey and Chase. मार्था चेज लेडी थी, तो हर्शे चेज ने एक्सपेरिमेंट किया 1952 में, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट ऑन द बैक्टीरियोफाज। तो इनसे कंफर्म हो गया कि जो बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दैट इज़ द DNA, वही जो है एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल हैं, प्रोटीन ना होके। काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं फिगर वाइज, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उन्होंने बैक्टीरियोफाज को सेलेक्ट किया। बैक्टीरियोफाज आप जानते ही हैं, टैडपोल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफाज का। ये हेड होता है, बाकी टेल होते हैं। ये टेल प्रोटीन के बने होते हैं और हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, दैट इज़ द
DNA, ठीक, और ड्यूरिंग द इन्फेक्शन दे इंसर्ट देयर DNA ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इन्फेक्शन के दौरान इनका केवल DNA ही बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता है और ढेर सारे प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, इसको आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने इस बैक्टीरिया फाज को लिया, बैक्टीरियोफाज, ठीक, और उसको कल्चर किया 2 मीडियम में। इस वायरस को हम लोग कल्चर नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी लिविंग सेल के साथ, जैसे बैक्टीरिया के साथ या फिर और भी दूसरे सेल्स के साथ हम लोग वायरस को रख सकते हैं। तो उन्होंने एक मीडियम बनाया ई कोलाई के लिए, और उसमें ई कोलाई को ग्रो कराया। पहले ई कोलाई को ग्रो करने के बाद उसमें बैक्टीरिया फाज को इंट्रोड्यूस कराया। एक मीडियम में उन्होंने 32PO4 फास्फेट को इंट्रोड्यूस किया रेडियो लेबल्ड करके, और दूसरे मीडियम में 35SO4 सल्फेट को, रेडियो लेबल्ड सल्फेट को इंट्रोड्यूस कराया, इसमें रखा इस मीडियम में, ठीक। और कई जनरेशन के बाद इसमें बैक्टीरियोफाज हैं, बैक्टीरिया है और मीडियम है। कई जनरेशन के बाद उन्हें कुछ ऐसे बैक्टीरियोफाज मिले, जहाँ पर हम एक ही बना रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियोफाज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 के हिसाब से चलेंगे। एक बैक्टीरियोफाज में उनके DNA में, बस आज के लिए इतना ही, यहाँ तक पढ़ा देते हैं थोड़ा सा और। इनके DNA में फास्फोरस 32 फास्फोरस इंक्लूडेड हो गया, और दूसरे बैक्टीरियोफाज में नॉर्मल DNA के साथ इनके प्रोटीन पे सल्फ़र आ गए। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग अपनी स्टडी आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे आगे का रिएक्शन होता है, क्योंकि अब काफ़ी समय भी हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग समझते चलते हैं। DNA में केवल फास्फोरस कंटेंट हो सकता है, और प्रोटीन में केवल सल्फ़र है। DNA में सल्फ़र नहीं आ सकता है, लेकिन प्रोटीन में सल्फ़र आ सकता है। आपके लिए एक होमवर्क है, ऐसे कौन से प्रोटीन के एमिनो एसिड है जिसमें सल्फ़र कंपाउंड पाया जाता है, ठीक। तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही, और तब तक के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक।